हेलो बच्चों, वेलकम टू ए टू जेड बायोलॉजी। और आज का जो वीडियो है वो है क्विक रिवीजन ऑफ गैमेटोजेनेसिस विद स्पर्मेटोजेनेसिस। ओजेनेसिस को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। छोटा सा टॉपिक होगा, 5 से 10 मिनट का, इजीली आप जो है पढ़ सकते हैं। और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत सारी जो बारीकियां हैं इसकी, जो बहुत ज़्यादा इसका एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ गलत हो जाते हैं। जैसे कि आप अभी आपको मेंशन कराएंगे, बहुत से ऐसे पॉइंट होंगे इसमें जहाँ पर आप गलतियाँ करते हैं और नीट में आपके जो है कहीं ना कहीं सिलेक्शन इस वजह से रुक जाते हैं। तो आपको जो है केवल ध्यान से इसको एक बार फ्लो चार्ट को समझना है और उसके बाद कुछ डायग्राम्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो छोटा सा वीडियो है, देखते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप स्किप कर देंगे तो शायद आपको समझ में ना आए, और जब क्वेश्चन बनता है तो उससे वो वहाँ पर वो दिक्कत होगी। तो स्टार्ट करते हैं। गैमेटोजेनेसिस, जैसे कि हमने पहले ही वीडियो में कवर कर दिया था कि गैमेटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें दो तरीके के बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड दूसरा होता है आपका oogenesis। अब स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या चीज़ बनेगी? स्पर्म। और oogenesis से क्या बनेगा? ओवा या एग। सिंपल, इस चीज़ को समझ लीजिए। नाउ द टेस्टिस, इसमें इमेच्योर मेल जर्म सेल होती हैं जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जैसे आपकी टीनेज आती है, ये स्पर्मेटोगोनियम जो होती हैं, जो स्पर्मेटोगोनियम होती हैं वो डिप्लॉयड होती है। कैसी होती है? डिप्लॉयड। तो ये स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड होती है, इनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इनमें ये स्पर्मेटोगोनियम में डिवीजन जो होता है, आपको ये याद रखना है, स्पर्मेटोगोनियम में जो डिवीजन होगा वो डिवीजन होगा माइटोसिस। ये माइटोसिस करती हैं, तब बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। ये माइटोसिस वर्ड को भूलना नहीं है, स्पर्मेटोगोनियम में जो डिवीजन होगा वो माइटोसिस होगा। उनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनियम ऐसी होंगी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएंगी। किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएंगी। और इसमें याद रखना ये है कि ये भी डिप्लॉयड होती है। कैसी होती है? डिप्लॉयड। नाउ द थर्ड थिंग, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगी। क्या होगी? मियोसिस, जिसकी वजह से क्या चीज बनेगी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितनी बनेंगी? बनेंगी दो। कैसी होंगी? हैप्लॉइड। यहाँ पर ये याद रखना है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि इनमें से कौन हैप्लॉइड है कौन डिप्लॉइड। या तो ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि पहली सेल जो हैप्लॉइड बनेगी स्पर्मेटोजेनेसिस में वो क्या होगी। तो आपको ये याद रखना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, जो हैप्लॉइड सेल है, वो ये है, जिसको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में आप निशान ना लगाना, ये याद रखना कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज हैप्लॉइड। अब इसमें होगी मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड होगी तो मियोसिस सेकेंड सिंपल मैटर ऑफ डिवीजन होता है, तो इससे बनते हैं स्पर्मेटेड। अभी आप याद रखना कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो थी वो एक थी। कितनी थी? एक। एक से कितनी स्पर्मेटोसाइट बनी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी दो। कितनी बनी? दो। और दो से जो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस सेकेंड करेंगी तो इसके बाद कितने स्पर्मेटेड्स बनेंगे? चार। अब स्पर्मेटेड के बारे में खास चीज याद रखना कि ये है तो गैमीट, पूरा गैमीट है, लेकिन ये नॉन मोटाइल है। ये पूछा जाता है कि ये नॉन मोटाइल है, ठीक है ना। तो ये नॉन मोटाइल का जो स्पर्मेटेड है, जो ये नॉन मोटाइल है, इस नॉन मोटाइल स्पर्मेटेड को, नॉन मोटाइल स्पर्मेटेड को कन्वर्ट होना है मोटाइल स्पर्म में। किस में कन्वर्ट होना है? मोटाइल स्पर्म में। तो मोटाइल स्पर्म में कन्वर्जन को एक टर्म दिया गया है, इस टर्म को आपको याद रखना है। और ये टर्म दूसरे टर्म से अलग है, ये कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। ये टर्म आपको तीन याद रखना है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, और एक और टर्म होता है व्हेन दीज स्पर्म आर फॉर्म, दीज स्पर्म्स बिकम हेड्स, जो होते हैं उनके, वो एम्बेडेड हो जाते हैं सर्टोली सेल्स में और पूरा न्यूट्रिशन लेंगे। और उसके बाद सर्टोली सेल्स कुछ फैक्टर्स को रिलीज करेगी और रिलीज फैक्टर करेगी, तो यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ये सारे के सारे निकलेंगे और आगे की तरफ डक्ट में जाएंगे, एक्सेसरी डक्ट में आगे की तरफ। तो इसकी रिलीज को हम कहते हैं स्पर्मिएशन।
आपको ये टर्म बहुत अच्छे से याद रखना है, स्पर्मिएशन। यहाँ कंफ्यूज करेंगे वो कि स्पर्मिएशन क्या है और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है और स्पर्मियोजेनेसिस क्या है। तो आपको ये याद रखना है कि स्पर्मियोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड इनटू मोटाइल स्पर्म। अब जैसे यहाँ पर हमने एक छोटा सा डायग्राम आपकी एनसीईआरटी का बनाया हुआ है, आप देख लीजिए इसको। इसमें क्या है, सबसे पहले ये प्यूबर्टी एट प्यूबर्टी, स्पर्मेटोगोनिया है यहाँ पर। इनमें कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। फिर इससे क्या बनना है, कुछ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ये हैं जिनमें पहला मियोटिक डिवीजन हो रहा है और उससे क्या बन रहा है, सेकेंडरी मियोटिक बन रहा है। लेकिन अब इसमें ये देखिए कि यहाँ पर ये 46 है और ये यहाँ तक आए। 23 कहाँ हुए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पर, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद फिर यहाँ पर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा ये, और यहाँ पर बनेगा स्पर्मेटेड। तो ये स्पर्मेटेड स्ट्रक्चर भी कैसी होती है, ये भी हैप्लॉइड होती है। तो आपको ये याद रखना है कि ये हैप्लॉइड है और ये हैप्लॉइड है। बाकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये भी 2n है, स्पर्मेटोगोनिया ये भी 2n है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये n है और स्पर्मेटेड n है, स्पर्म n है। आपको ये फ्लो डायग्राम इसी तरीके से याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर होगा ये 23, ये भी 23 वाले हैं और ये 46 वाले हैं। फिर ये याद रखना है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ये एक है, एक से कितने बने, 2। कौन से 2, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और 2 से बने 4, क्या 4 बने, 4 बने स्पर्मेटेड। और ये स्पर्मेटेड का स्पर्म फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर। तो आपको ये डायग्राम इस तरीके से तैयार करना है और अपनी एनसीईआरटी में इसी तरीके से आप इसे मेंशन कर लेना। क्लियर हो गया। अब आपके बाद इसके बाद पढ़ते हैं हम दूसरे टॉपिक को। जैसा कि हमने बताया था ये आपका हो गया। अब इसमें एक चीज़ है, वो है आपका हार्मोनल जो सिक्रेशंस हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं और हार्मोनल सिक्रेशन को बहुत पूछा जाता है। हार्मोनल सिक्रेशन या हार्मोनल इंपॉर्टेंस इन स्पर्मियोजेनेसिस, इससे क्वेश्चन बनता है। तो ये डायग्राम एक बनाया हुआ है, देखिए हम इसका डायग्राम में आपको इनलार्ज करके दिखा दे रहे हैं। ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी का है। ये सबसे पहले ये है स्पर्मेटोगोनियम, ये दिख रही है आपको, ये स्पर्मेटोगोनियम है। ये स्पर्मेटोगोनियम है, ये सब स्पर्मेटोगोनियम है। ये स्पर्मेटोगोनियम बन जाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। याद रखना ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n होती है। कैसी होती है, 2n। शायद इस कलर से दिख नहीं रहा, तो ये हो गई 2n। कौन सा कलर, ये सही, इसको लेते, ये हो गया 2n। ये कैसी है, 2n है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर ये बदल गई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, ये n है, ये हैप्लॉइड है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर बदल जाती है स्पर्मेटेड में। स्पर्मेटेड वो स्ट्रक्चर है जो एक्चुअल में नॉन मोटाइल होती है। तो यहाँ पर ये स्पर्मेटेड को इन्होंने दिखा दिया है एक तरीके के स्पर्म में, लेकिन होती नहीं है। स्पर्मेटेड इस तरीके का होता है, सिंपल सेल जैसा। और ये स्पर्मेटेड ही बाद में स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका हेड, ये स्पर्मेटेड यहाँ चिपक गया, इस तरीके से जो हेड है इसका, ये इनकी सर्टोली सेल्स के साथ जुड़ा रहता है। ये सेल्स कहलाती है सर्टोली। क्योंकि हम लोग जानते हैं दो तरह की सेल्स होती है, एक होती है सर्टोली सेल्स और एक होती है स्पर्मेटोगोनियम सेल। स्पर्मेटोगोनियम सेल का काम है स्पर्म फॉर्मेशन करना और सर्टोली सेल का काम है न्यूट्रिशन देना और साथ ही साथ स्पर्मेटेड को स्पर्म में कन्वर्ट करना। किसको कन्वर्ट करना, स्पर्मेटेड को। अभी हम पूरा समझा देंगे इसको। स्पर्मेटेड से स्पर्म में कन्वर्ट होती है। क्लियर। अब इस डायग्राम को समझने के बाद हम लोग समझते हैं इसमें हार्मोनल क्या है। आप लोगों को याद होगा कि बॉडी में जो ब्रेन है, इस ब्रेन में एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, फोर ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, और इससे जुड़ी हुई है एक ग्लैंड जिसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये हाइपोथैलेमस है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो ट्रोपिन्स रिलीज करती है। ट्रोपिन्स का याद मतलब समझते हैं आप, ट्रोपिन्स का मतलब वो होता है ऐसे हार्मोन जो दूसरे एंडोक्राइन पर वर्क करे या सेल्स पर वर्क करे और उनसे हार्मोन को रिलीज करवाएं।
उनको कहते हैं ट्रोपिन्स। लेकिन इन ट्रोपिन्स को भी सीक्रेट करने के लिए यहाँ पर हाइपोथैलेमस जो होता है वो रिलीज करता है रिलीजिंग हार्मोन। क्या रिलीज करता है? रिलीजिंग हार्मोन। तो ये हाइपोथैलेमस रहा, और इस हाइपोथैलेमस से जो ट्रोपिन्स निकलते हैं वो गोनेड्स के क्या होते हैं? गोनेड्स के लिए। तो गोनेडोट्रोपिन्स, क्योंकि गोनेड्स भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो गोनेडोट्रोपिन्स, और गोनेडोट्रोपिन्स को रिलीज कराने के लिए क्या निकलता है? रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन हमेशा जो है, जिसको इन शॉर्ट GnRH को लिखा गया है यहाँ पर, ये रिलीजिंग हार्मोन है, और ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, और ये हार्मोन आपके वर्क करते जाकर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि पिट्यूटरी में दो पार्ट होते हैं, एक इस तरीके का एंटीरियर पार्ट और एक होता है पोस्टीरियर पार्ट। तो बीच में होता है पार्ट्स इंटरमीडिएट। तो एंटीरियर पार्ट में ही सबसे ज़्यादा हार्मोन निकलते हैं, पोस्टीरियर पार्ट से तो केवल दो निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। तो इसको हम बाद में कवर कराएंगे आपके जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उससे। तो आपको याद रखना कहाँ पर ये ग्रोथ हार्मोन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ आ रहे हैं? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आ रहे हैं इस जगह पर, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। ये याद रखना है आपको, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी किसको रिलीज करेगी? एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन रिलीज करती है, एक होता है LH और एक होता है FSH। फुल फॉर्म याद रखना कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, और इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सबसे पहले हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वर्किंग समझते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वर्किंग ये है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वर्क करते हैं लीडिंग सेल्स पे। अब लीडिंग सेल्स को याद करिए आप कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर हम किसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में देखेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बहुत सारी होंगी। एक टेस्टिस में एक लोब्यूल में जो आपका लोब्यूल होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल, हर लोब्यूल में बहुत सारी दो तीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, और दो तीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो लिक्विड भरा होता है, यहाँ पर इस जगह पर सेल्स होती है स्पेशल टाइप की। ये सेल्स बनी हुई हैं, ये स्पेशल टाइप की सेल्स हैं। अब दो सेल्स हमेशा याद रखना, एक होती है सर्टोली सेल्स जो पाई जाती है इसके अंदर, किसके अंदर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। इसका काम क्या है? इसका काम है स्पर्मेटिड को स्पर्म में कन्वर्ट करना। किसको? स्पर्मेटिड को स्पर्म में कन्वर्ट करना। लेकिन जो लीडिंग सेल्स हैं वो एक्चुअल में एंडोक्राइन नेचर की होती हैं, और वो एक हार्मोन सीक्रेट करती हैं जिसको कहते हैं एंड्रोजन। क्या कहते हैं? एंड्रोजन। तो ये किस पे वर्क कर रहा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ पर किस पे वर्क कर रहा है? जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो किस पे वर्क कर रहा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिंग सेल्स पे वर्क कर रहा है, और लीडिंग सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? एंड्रोजन को सीक्रेट करती हैं। किसको सीक्रेट करती हैं? एंड्रोजन को। और ये एंड्रोजन का काम क्या है? एंड्रोजन माने एंड्र माने मेल, जन माने जनरेटर, यानी कि ये एक तरीके का मेल हार्मोन है, और ये मेल हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्मिएशन के लिए, और सारी जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, उनको कंट्रोल करता है। तो ये एंड्रोजन जो हार्मोन होता है, ये एंड्रोजन हार्मोन ये रिलीज करते हैं टेस्टिकुलर जो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच की इंटरस्टिशियल सेल्स है, उन्हीं को कहते हैं लीडिंग सेल्स। तो लीडिंग सेल से एंड्रोजन हार्मोन निकलता है। अब ये क्या करेगा? ये करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट, और साथ ही साथ मेल एक्सेसरी डक्ट पर यह वर्क करेगा। अब मेल एक्सेसरी डक्ट आप याद कर लीजिए, चार होती हैं: एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसा ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। इनका काम क्या है? ये एक लिक्विड बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा। बिना सेमाइनल प्लाज्मा के स्पर्म मूव नहीं कर सकते, ना ही ट्रांसफर हो सकते हैं मेल बॉडीज टू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, सो दैट दे फॉर्म सेमाइनल प्लाज्मा। साथ ही साथ ये इसेंशियल होते हैं किसके लिए? फॉर मैचुरेशन एंड मोटिलिटी। सो सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म इक्वल टू सीमेन। आप ये वर्ड याद रखना कि सीमेन में, अब सीमेन में क्या क्या होता है आप लोगों को हमने वीडियो में पहले बता दिया कि सीमेन में क्या क्या होता है। तो सीमेन में आपके स्पर्म होते हैं, साथ ही होता है फ्रक्टोज,
पूछा गया ये क्वेश्चन। कैल्शियम आयन होते हैं, और क्या होता है कैल्शियम आयन के अलावा? इसमें होते हैं कुछ एंजाइम्स पर्टिकुलर। ये एक सीमेन का कंस्टिट्यूशन है। अब दूसरा हार्मोन जो है वो है एफएसएच। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो वर्क करता है सर्टोली सेल्स पे। सर्टोली सेल्स कहाँ पाई जाती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में सर्टोली सेल्स का काम है न्यूट्रिशन देना। साथ ही साथ ये एक फैक्टर रिलीज करेंगी जो स्पर्मियोजेनेसिस को करेगा। किसको करेगा? स्पर्मियोजेनेसिस। फिर से कंफ्यूज करेगा ये वर्ड। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, दैट्स इट, इसके अलावा नथिंग। अब आप चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, वो है स्पर्म। ये है स्पर्म। एक स्पर्म में सबसे ऊपर स्पर्म में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवर होता है। और उसके बाद इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है हेड, एक पार्ट होता है मिडिल पीस, और एक पार्ट होती है टेल। अब ये याद रखना, हेड में क्या है, मिडिल पीस में क्या है, टेल में क्या है। हम आपको एक एक करके बता दे रहे हैं। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपका जो हमने बताया था कवर। हेड में इसके 2 पोर्शन है। एक एक जो ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर दिख रही है ये वाली, दिस इज कॉल्ड एज एक्रोसोम। एक्रोसोम का काम क्या है? एक्रोसोम में भरे होते हैं एंजाइम हाइलोयूरिनेटेज। ये एक्चुअल में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ओवम के आसपास जो सेल्स होती है उनको सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है हाइलोयूरिनिक एसिड, और उसको खत्म करने का काम करता है और अंदर पेनिट्रेशन का काम करता है। तो ये हो गया एक्रोसोम। और ये कहाँ से डेवलप होता है? ये गोल्जी बॉडी से डेवलप होता है। जब स्पर्मेटेड होता है ना, जब स्पर्मेटेड आपका स्पर्म में कन्वर्ट होता है तो ये गोल्जी बॉडी से ही डेवलप होता है। बाकी इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेल रहेगा नहीं, इसमें केवल हेड में न्यूक्लियस रह जाएगा। क्या रह जाएगा? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में सारा आपका क्रोमोसोमल मटेरियल भरा होगा। बहुत ज़्यादा इसमें साइटोप्लाज्म कुछ होता नहीं है। साइटोप्लाज्म सारा का सारा एग के अंदर होता है। नाउ द टर्म दिस इज कॉल्ड एज नेक। ये हेड जिस जगह से मिडिल पीस से जुड़ा होता है इसको कहते हैं नेक। यहाँ पर 2 सेंट्रियल होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियल और होता है डिस्टल सेंट्रियल। यहाँ पर सेंट्रियल्स होते हैं, यहाँ पर होता है सेंट्रियल। और इस जगह पर मिडिल पीस में इस जगह पर होती है बहुत सारी ये स्ट्रक्चर्स जिनको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से होती हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर एक तरीके का स्पायरल बना लेती हैं। इस तरीके का स्पायरल, इस तरीके का स्पायरल बना लेती हैं हर एक पे एक माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया काम करती हैं मोटिलिटी का। किसका काम करती हैं? मोटिलिटी का। सिंपल। तो ये आपका मिडिल पीस हो गया, एनर्जी देता है। और बाद में जो पोर्शन होता है टेल, ये होता है विग्रस मोटिलिटी के लिए, ताकि ये आसानी से सीमेन में फ्लोट कर पाए। मेल एजैकुलेट करता है लगभग एक क्वार्टिस में 200 से 300 मिलियन स्पर्म। और हर नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% स्पर्म का होना जो नॉर्मल शेप साइज में हो, और 40% विग्रस मोटिलिटी होना आवश्यक होती है। तो ये आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट। और आप इसको देख लीजिए और एक बार क्विक रिव्यूज कर लीजिए, इसका जो है फ्लो चार्ट बना लीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपके पास ऐसे ही एनसीईआरटी के नोट्स पहुंचते रहें, समझते रहें आप, और आप नीट में अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।